मैं रंजना सारिया बीएड क्लासेस में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस हैं। 4th यूनिट हम पढ़ रहे हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल। इस 4th यूनिट में हम बात करें चैलेंजेस इन इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका फर्स्ट पार्ट ज़ीरो रिजेक्शन या शून्य अस्वीकृति के बारे में हमने पहले की वीडियो में चर्चा कर ली है। इस वीडियो में हम आगे की बात करें तो अभी हम बात करने जा रहे हैं आधारभूत जो संरचना होती है विद्यालय की, उससे संबंधी जो चुनौतियां सामने आती हैं विद्यालय में। आधारभूत सुविधाएं जैसे भौतिक संसाधन संबंधी जो चुनौतियां हैं, मानव संसाधन संबंधी जो चुनौतियां हैं, उससे संबंधित जो सारी चुनौतियां हैं उनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। इस प्रकार की जो चुनौतियां हैं वह हम देखें तो सबसे पहले भौतिक संसाधन संबंधी चुनौतियां। विद्यालय में जो भौतिक संसाधन होते हैं या प्राप्त भौतिक संसाधन होते हैं वह इन वंचित जो समावेशी शिक्षा में बात कही गई है कि सभी प्रकार के बालकों के लिए शिक्षा के जो साधन हैं, संसाधन हैं, व्यवस्था है, वह समान प्रकार की होनी चाहिए। तो जो भौतिक संसाधन जो उपलब्ध होते हैं विद्यालयों में, चाहे वह कॉन्सेप्ट इंक्लूसिव स्कूल का आ गया है, लेकिन जो इंक्लूसिव स्कूल्स में जो सुविधाएं सरकार द्वारा की जानी चाहिए या प्रदान की जानी चाहिए वह उस मात्रा में उपलब्ध विद्यालयों में नहीं करवाई जाती हैं। ऐसे भी बहुत सारे विद्यालय हैं जिनमें उचित भवन की व्यवस्था, कक्ष की व्यवस्था, खेल के मैदान या उन वैसे बालकों के लिए जो आवश्यक उपकरण हैं उनकी व्यवस्था आदि नहीं हो पाते हैं। इंक्लूसिव स्कूल में जो भौतिक संसाधनों में भी व्यवस्था जो नियम बनाए गए हैं, जैसे बालकों के लिए रेलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रवेश द्वार के सामने एक आदमकद शीशा होना चाहिए बालकों के लिए, सफाई की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था अलग अलग होनी चाहिए बालक बालिकाओं के लिए। तो यह जो तमाम सुविधाएं हैं प्राप्त जो होनी चाहिए बालकों को, वह उस प्रकार से नहीं अभी तक प्राप्त हो पा रही है। तो यह सबसे बड़ी बाधा है। उसके बाद सामुदायिक सहयोग संबंधी चुनौतियां जो आती हैं। समुदाय में जो व्यक्ति रहते हैं, हमारे आसपास का जो समुदाय है, उन पर जो विद्यालय प्रबंधन समिति भी इसी समुदाय का एक हिस्सा होती है। उसमें शिक्षक भी होते हैं, आसपास का समाज भी होता है। तो वह जो विद्यालय की व्यवस्था है जिन पर उनका दायित्व होता है, वह बालक और बालिकाओं के प्रति ऐसा भाव ही नहीं ला पाते कि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा हो रही होगी या कुछ सहयोग की अपेक्षा कर रहे होंगे। जैसी व्यवस्थाएं चली आ रही है उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास सभी के द्वारा किया जाता है। तो यह उन अपवंचित बालकों या पिछड़े वर्ग के बालकों या जो जिनकी बात हम कर रहे हैं समावेशी शिक्षा में, उन बालकों के लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आता है कि उन्हें उस प्रकार के संसाधन या सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है। उसके पश्चात अभिभावक सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, विद्यालय भी रखता है, वह बालक भी रखता है और शिक्षक भी रखते हैं। शिक्षक यदि विद्यालय में अपना प्रयास बहुत अच्छा करता है उस बालक के साथ, तो वह यह भी चाहता है कि वैसा ही व्यवहार या वैसा ही प्रयास उसके अभिभावक द्वारा भी किया जाए, वैसा ही माहौल उसे घर में भी मिले, ताकि वह बहुत अच्छी तरह से सीख पाए या अपने आप को सामान्य जो वातावरण है या सामान्य समाज जो है उसके साथ अपने को खड़ा रखने का प्रयास वह कर सके। तो जहाँ अभिभावकों का सहयोग बालकों को नहीं मिल पाता है तो यह उनके सामने चुनौती का रूप ले लेता है। उसके पश्चात दार्शनिक विचारों संबंधी बाधाएं।
जैसा कि बात करें शिक्षा दर्शन, दर्शन पर आधारित है। अपने विचार व्यक्त करना, उस बालक के प्रति ऐसी भावनाएं रखना, ऐसा दृष्टिकोण रखना जो समावेशी जो शब्द है उसकी सार्थकता हम ला सकें। समावेशी शिक्षा या समावेशन, यह जो शब्द प्रयुक्त किया गया, यह इस शिक्षण प्रक्रिया में इस शब्द को लाने का प्रयास किया गया, तो यह प्रयास जो है हमारा, वह उस रिज़ल्ट तक पहुँचे जिसे सोचकर यह लागू किया गया। तो यह जो दर्शन है वह शिक्षकों को, प्रधानाध्यापकों को, अभिभावकों को, सभी को समझने का प्रयास करना चाहिए कि यह जो दर्शन लाया गया है शिक्षा प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हम बेहतर दे पाएँ। समावेशी विद्यालय को उस तरह से हम दिखा पाएँ कि यदि हमने ये समावेशी विद्यालय का निर्माण किया है तो इसके जो रिज़ल्ट्स आए हैं वह बहुत ही बेहतर आए हैं। वहाँ जो अगर अपवंचित बालक या अक्षम बालक अगर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश लेता है तो उसे हम एक सामान्य बालक के साथ खड़ा रखने का प्रयास करें और वह सामान्य बालक के अनुसार अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूर्ण करे और उसी के साथ ही उसे वह सारे क्षेत्र, वह सारे अवसर उपलब्ध हो पाएँ। इस प्रकार का प्रयोग, इस प्रकार का दर्शन या इस प्रकार के विचार यदि सभी लोग समझ पाएंगे तो यह जो प्रोसेस है, समावेशी विद्यालय की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, यह जो लागू किया गया है, इसे हम निश्चित तौर पर एक परिणाम की ओर ले जा सकेंगे। इसके पश्चात दृष्टिकोण संबंधी समस्याएं आती है। वही शिक्षकों का दृष्टिकोण, प्रधानाध्यापक का दृष्टिकोण, अभिभावकों का दृष्टिकोण, हमारे आसपास के समाज का, आसपास के लोगों का दृष्टिकोण हम सकारात्मक कर पाएँ और एक बड़ा दृष्टिकोण हम रख पाएँ। इस प्रकार की व्यवस्था अगर की जाती है तो यह समस्याएं उत्पन्न बालक के सामने नहीं होगी। इसके बाद शिक्षण प्रशिक्षण का अभाव होता है। शिक्षक प्रशिक्षण, जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ तो प्राय देखा जाता है कि प्रशिक्षित जो होते हैं शिक्षक, ट्रेंड जो शिक्षक होते हैं वही शिक्षण का कार्य करते हैं। लेकिन निजी विद्यालयों में या कहीं आसपास छोटे मोटे विद्यालयों में देखा जाता है कि जो अप्रशिक्षित लोग होते हैं वही शिक्षक का शिक्षण का कार्य विद्यालयों में करवाते हैं। तो वह जो प्रशिक्षण का अभाव होता है शिक्षकों में, वह उन बालकों के प्रति वैसा व्यवहार नहीं कर पाते हैं। वे शिक्षक, अप्रशिक्षित शिक्षक जो होते हैं, वह ऐसा व्यवहार या ऐसी प्रक्रिया कार्य में नहीं ले पाते हैं जैसी उन्हें करनी चाहिए। क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को यह सिखाया जाता है कि सभी प्रकार के जो बालक हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करें, कैसी प्रक्रिया निर्धारित करें, प्रक्रिया निर्धारण करना उन्हें सिखाया जाता है, किस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करें, किस प्रकार से नवाचार द्वारा, शोध द्वारा या मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा शिक्षण करवाए। तो यह सब प्रशिक्षण का एक पार्ट होता है जिसमें शिक्षक सभी प्रकार की क्रियाएं सीखता है। तो जो अप्रशिक्षित शिक्षक होते हैं वह इस प्रयास में थोड़े से कमतर नज़र आते हैं और यह जो अभाव होता है वह उन बालकों को बहुत अत्यधिक प्रभावित करता है। इसके पश्चात शिक्षण अधिगम सामग्री का अभाव होता है। विद्यालयों में ऐसे संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं या इतनी राशि उपलब्ध नहीं करवाई जाती है, बजट नहीं आता इतना कि हर शिक्षक अपने लिए अलग से TLM का निर्माण करे या TLM खरीद पाए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल या शिक्षण अधिगम सामग्री जिसे हम कहते हैं, वह विद्यालयों में नहीं प्राप्त हो पाती है। तो इसके अभाव में भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वह उस तरह से सुचारू रूप से नहीं चल पाती है। फिर नवाचारों के ज्ञान का अभाव,
कि किस प्रकार से नवाचार किए जा सकते हैं बालकों के साथ। हर साल नए बालक हमारे पास आते हैं विद्यालय में शिक्षकों के पास, तो हमेशा कुछ नया करने का जो प्रयास होता है। सभी बालकों की रुचि अलग तरह की होती है, सभी बालकों की बुद्धि लब्धि अलग प्रकार की होती है, उनके सीखने का तरीका अलग होता है। तो उन्हीं की क्रिएटिविटी को देखकर या उन्हीं की सृजनात्मक क्षमता को देखकर, उन्हीं की बुद्धि को देखकर, उन्हीं के ज्ञान को देखकर ऐसे नवाचार क्रिएट किए जाएं तो वह हमारे लिए सार्थक, एक शिक्षक के लिए शिक्षक होना सार्थक हो जाता है। तो इन नवाचारों के ज्ञान का अभाव यदि शिक्षकों में होता है तो वह सबसे बड़ी चुनौती है। फिर वित्तीय बाधाएं, यही इन सब प्रयासों के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन के बिना किसी भी प्रकार का कार्य करना शिक्षक के लिए, प्रधानाध्यापक के लिए संभव नहीं हो पाता है। तो यह भी एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आती है। इसके पश्चात पूर्वाग्रहों का प्रभाव होता है शिक्षकों पर, प्रधानाध्यापक पर, अभिभावकों पर। वह जो पूर्व में देखा जाता है, प्रायः हमारे साथ ऐसा ही होता है या पहले ऐसा ही हुआ हमारे साथ, तो हम आगे प्रयास करना बंद कर दें। यह होते हैं पूर्वाग्रह। पूर्व की घटनाओं को देखकर अनुमान लगाना कि ऐसा ही होगा, यह पूर्वाग्रह होते हैं। और इन पूर्वाग्रहों का प्रभाव ऐसे बालकों के लिए हानिकारक होता है। अब वंचित और अक्षम बालकों के लिए पूर्वाग्रह जो होते हैं वो बिल्कुल हानिकारक होते हैं, क्योंकि शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अभिभावक यही अनुमान लगाते हैं कि इस प्रकार के जो बालक हैं वह कभी सीख नहीं सकते या कुछ भी सीख नहीं पाते। उन्हें केवल एक सामान्य सा ज्ञान दिया जा सकता है, उन्हें किसी भी क्षेत्र में निपुण नहीं किया जा सकता। तो यह जो पूर्वाग्रह हैं यह भी बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आते हैं। वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबंधी बाधाएं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सभी प्रकार की चीज़ें आती हैं। शिक्षण अधिगम, साथ में पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, मेथड्स, अधिगम सामग्री, यह जो सभी चीज़ों को मिलाकर जो प्रयास हैं उन सभी को मिलाकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बनती है। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू बनाने का कार्य, रुचिपूर्ण बनाने का कार्य एक शिक्षक का होता है। वह उसे प्रभावी रूप से यदि संपन्न नहीं करवा पाते हैं तो बालकों का अधिगम स्तर निम्न ही रहता है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया नहीं जा सकता है और बालक अपना शैक्षिक विकास नहीं कर पाता है। उसके बाद शैक्षिक तकनीकी संबंधी समस्याएं। शैक्षिक तकनीकी उपलब्ध तो है, अभी हम तकनीकी युग में जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार द्वारा ये तकनीकी उपलब्ध भी करवा दी जाए विद्यालयों में तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो उस तकनीकी का उपयोग या तो करना आता नहीं या करना चाहते ही नहीं। कुछ प्रयास करें तो वो इससे यूज़ टू हो सकते हैं, सीख सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं जो सीखने का प्रयास ही नहीं करते हैं। तो यदि हम तकनीकी से जुड़ेंगे नहीं स्वयं तो हम उन तकनीकी से छात्रों को भी नहीं जोड़ पाएंगे। और शिक्षक यह नहीं समझ पाते हैं कि हम तकनीकी की सहायता लेकर जो अधिगम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसे बहुत सरल बनाया जा सकता है, सुचारू रूप से, सहज रूप से, रुचिपूर्ण तरीके से बालक सीख सकता है, लेकिन हम उस तकनीक का प्रयोग करना जानते ही नहीं या चाहते ही नहीं हैं। तो यह जो विचार है, नहीं जानना और नहीं चाहना, यह भी एक बाधा के रूप में सामने आता है, चुनौती के रूप में हमारे सामने आता है। इसके पश्चात बाधा रहित वातावरण की अन्य चुनौतियाँ। बाधा रहित वातावरण को बनाने में जो अन्य चुनौतियाँ देखी जाती है छोटी छोटी, वह है भौतिक संसाधन संबंधी चुनौतियाँ कि विद्यालय में ऐसे बालकों के लिए कोई भौतिक संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं।
इवन विद्यालय भवन भी इस तरह का नहीं होता है, कक्षा कक्ष वैसे नहीं होते हैं जैसे शिक्षा के लिए चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए चाहिए। फिर यदि कोई विकलांग बालक विद्यालय में आता है तो उसके लिए चढ़ने के लिए रेलिंग की व्यवस्था, या बहुत अक्षम बालक है तो उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था। इसके पश्चात कुछ दृष्टिबाधित बालक होते हैं जिनकी आँख टेढ़ी होती है या एक आँख से कम दिखाई देता है। इस प्रकार के जो बालक होते हैं उनके लिए जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वैसा नहीं प्राप्त हो पाता है। कुछ श्रवण बाधित बालक होते हैं जिन्हें सुनने में तकलीफ़ होती है तो उनके लिए वैसी मशीन उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार की जो बहुत सारी बाधा रहित वातावरण की जो अन्य चुनौतियां हैं छोटी छोटी, इस प्रकार से इस समावेशी शिक्षा के रास्ते में दिखाई देती है। यहाँ तक हमने चुनौतियों के बारे में बात की। अब इस चुनौतियों से बचने का या इन बाधाओं से बचने के लिए बाधा रहित वातावरण को बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो बाधा रहित वातावरण तैयार करने के जो उपाय हैं, इन चुनौतियों से बचने के उपाय या इन चुनौतियों को लेकर क्या क्या किया जा सकता है, इसकी हम बात करें। सबसे पहले आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना। सभी क्षेत्र में इस प्रकार के बालक पाए जाते हैं, अक्षम बालक, वंचित बालक, अपवंचित बालक या आर्थिक स्थिति से कमज़ोर बालक। तो इस प्रकार के बालकों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाए ताकि बालक को घर से आने में असुविधा नहीं हो, या बहुत दूरी पे यदि विद्यालय है तो उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं उनके सामने नहीं आए, इसके लिए वही बालक विद्यालय में ही रहे और शिक्षा प्राप्त करें। उनके खाने पीने की सुविधा, रहने की सुविधा सभी विद्यालय में अगर उपलब्ध की जाए आवासीय विद्यालय के रूप में, तो उन्हें जो यह प्रक्रिया है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, वह बहुत अच्छी तरह से वो इस प्रक्रिया का लाभ ले पाएंगे और अपना अधिगम सुचारू रूप से और गुणवत्तापूर्ण अधिगम कर पाएंगे। इसके पश्चात विद्यालय में सभी प्रकार के भौतिक संसाधनों की उपलब्धि होनी चाहिए। भौतिक संसाधनों की जैसे बात की कि किसकी कमी रहती है, रेलिंग, शौचालय, कक्षा कक्ष, भवन, मेज, कुर्सी, बैठक व्यवस्था, ब्लैक बोर्ड उन बालकों के लिए उचित व्यवस्था में हो, रोशनी पर्याप्त, पानी की व्यवस्था, यह सब जो भौतिक संसाधन हैं उनकी उपलब्धि विद्यालय में होनी चाहिए। फिर प्रधानाध्यापक, शिक्षकों एवं अभिभावकों में समन्वय स्थापित हो ताकि वह इसे विद्यालय की व्यवस्था को और बेहतर बनाने का प्रयास साथ में मिलकर कर सकें और बालक से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनका समाधान समय समय पर इनके समन्वय के द्वारा बहुत आसानी से किया जा सकता है। फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपेक्षा अनुसार सुधार किया जाए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है उसमें बालकों की अपेक्षा के अनुसार, यदि वह सामान्य बालक है तो उनकी अपेक्षाएं सामान्य जो तरीका चला आ रहा है उस तरह से पढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो विशेष बालक हैं, अपवंचित बालक हैं या अयोग्य बालक हैं, तो उनकी अपेक्षा के अनुसार उस प्रक्रिया में सुधार करके उस प्रक्रिया को अपनाया जाए तो इसके बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं। फिर शिक्षकों हेतु सेवारत प्रशिक्षण की सुविधा। शिक्षकों के साथ वैसे तो सेवारत प्रशिक्षण की सुविधा अभी है, हर सेशन में शिक्षकों के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है, लेकिन उन प्रशिक्षण में भी बस केवल पाठ्यक्रम से संबंधित बात होती है, नवाचारों से संबंधित बात होती है और जो नई टेक्निक्स है उनके संबंध में बात की जाती है। लेकिन समावेशी शिक्षा का जो लक्ष्य है कि जो अपवंचित बालक है या सभी तरह के बालकों को समान शिक्षा या एक जगह बिठाकर जो शिक्षा देने का प्रयास करने का हमारा जो लक्ष्य है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, वह लक्ष्य हम इस सेवारत प्रशिक्षण में भूल जाते हैं। सेवारत प्रशिक्षण के माध्यम से हमें इस प्रकार के बालकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए,
कैसी प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, और उसके लिए एक ऐसा माहौल या ऐसा वातावरण क्रिएट किया जाए कि वह खेल खेल में ही बहुत सारी चीज़ों को सीख ले और अपने को सामान्य लोगों के समान योग्य बनाने का प्रयास वह बालक कर सके। ऐसी व्यवस्था सेवारत प्रशिक्षण के अंदर की जानी चाहिए। शिक्षकों द्वारा बालकों के लिए रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम वातावरण तैयार करना। जब यदि प्रशिक्षण के द्वारा या ऐसे प्रयास अगर सरकार के द्वारा किए जाएंगे तो शिक्षकों के लिए ऐसा माहौल बनाना विद्यालय में आसान होगा जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बहुत अच्छी हो सके। हमने जो बाधा रहित वातावरण, जो विद्यालय में समावेशी शिक्षा के विषय में जो बाधा रहित वातावरण होना चाहिए, बाधाएं क्या क्या है उसमें, और उन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, उनके बारे में आज के वीडियो में चर्चा की। थैंक यू फॉर हियरिंग दिस।